ब्रिक के साथ। अब जो हमारी रेड ब्रिक है, फ्लैश ब्रिक है और डबल एसी ब्लॉक, इन तीनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, यानी कि किसी की रिक्वायरमेंट अनुसार ये कुछ जगह पे बहुत ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। तो कौन सी ब्रिक का कहां पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक चीजों के बारे में कंपैरिजन करके देखेंगे और वीडियो के दूसरे हाफ में हम देखेंगे कि कौन सी चीज आपको कहां पर सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी, चाहे वो कॉस्ट के रिलेटेड हो या फिर स्ट्रेंथ के रिलेटेड हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके घर के लिए कौन सी ईंट का चुनाव करना है इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक कंपेरिजन कर लेते हैं। जैसे कि साइज, तो रेड ब्रिक और फ्लैश ब्रिक इन दोनों के साइज लगभग सेम होते हैं, यानी कि 3 इंच बाय 4 इंच बाय 9 इंच ये रेड ब्रिक और फ्लैश इन दोनों में साइजेस अवेलेबल है। और तो और 6 इंची ब्रिक जो है वो भी इन दोनों में अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं डबल एसी ब्लॉक में, तो डबल एसी ब्लॉक में हालांकि 4 इंच, 6 इंच और 9 इंच तीनों साइज जो है वो अवेलेबल है, यानी कि 4 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच का ब्लॉक आता है, उसके बाद में 6 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच और आखिर में 9 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। कुछ इस तरह के साइज जो है डबल एसी ब्लॉक में अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आती है फ्लैश ब्रिक। वो होती है 70 से लेके 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 1। और 2 नंबर स्ट्रेंथ आती है आपकी रेड ब्रिक को 35 से लेके 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये डिपेंड होता है ब्रिक के क्वालिटी के ऊपर। और सबसे कम स्ट्रेंथ अगर किसी चीज को आती है तो वो होती है डबल एसी ब्लॉक, तो वो आती है 30 से लेके 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चीज के ऊपर से आपको डायरेक्टली जज नहीं करना है कि आपकी डबल एसी ब्लॉक जो है वो डायरेक्टली बेकार है, क्योंकि डबल एसी ब्लॉक वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो रेड ब्रिक हमें मिलती है 6 से लेके 8 रुपए तक, उसके बाद में फ्लैश ब्रिक मिलती है हमें 7 से लेके 9 रुपए तक, और अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो वो मिलता है हमें 50 से लेके 60 रुपए तक। अब ये तो कॉस्ट हो गई दोस्तों पर ब्रिक के हिसाब से। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो उसे हम आगे चल के देखेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर आता है रेड ब्रिक का 20 से लेके 25%, फ्लैश ब्रिक का 10 से लेके 16% और डबल एसी ब्लॉक का 10% से भी कम आता है, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो सबसे कम आता है आपके डबल एसी ब्लॉक का। और कंपैरिजन में सबसे आखिर में हम देखेंगे ड्राई डेंसिटी। रेड ब्रिक की ड्राई डेंसिटी होती है 1900 kg पर m³ और फ्लैश ब्रिक की होती है 1700 से लेकर 1800 kg पर m³। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं डबल एसी ब्लॉक की, तो उसकी सबसे कम होती है, यानी कि 550 से लेके 650 kg पर m³। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल एसी ब्लॉक की जो ड्राई डेंसिटी है वो सबसे कम है, यानी कि इसका वजन जो है वो सबसे कम आता है। और फायर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंट होती है आपकी फ्लैश ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक कंपेयर टू रेड ब्रिक। जैसा कि हमने इन सभी का ओवरऑल कंपैरिजन देख लिया, अब हम जान लेंगे कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो कॉस्ट के रिलेटेड हो या फिर स्ट्रेंथ के रिलेटेड हो, और कौन कौन से लिमिटेशंस आ जाते हैं कौन कौन से ब्रिक के। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेड ब्रिक की। अब रेड ब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो पहले जमाने से लेके आज तक जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और तो और सभी ब्रिक में जो है रेड ब्रिक का आज भी हमारे भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी और इसके ऊपर जो लोगों का भरोसा है इस वजह से आज भी इस ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है। अगर आपका घर 1 मंजिल है, 2 मंजिल है या फिर 3 मंजिल तक अगर आप घर बनवाते हैं और आपके यहाँ पर इजीली अवेलेबल है रेड ब्रिक, तो ऐसे वक्त में आप जो है रेड ब्रिक की तरफ जा सकते हो। हालांकि रेड ब्रिक जब आप इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले अगर आप कॉलम बनाते हैं उसके बाद रेड ब्रिक का इस्तेमाल करते हो तो भी चलता है, या फिर आप पहले दीवारें बनाते हो उसके बाद में कॉलम कास्ट करते हो तो ऐसे वक्त में भी आप रेड ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और तो और अगर आपका घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वहां पर भी रेड ब्रिक को रिकमेंड किया जाता है, परंतु रेड ब्रिक के कुछ छोटे छोटे लिमिटेशंस आ जाते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यह आ जाता है कि इसका वेस्टेज का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 8 से लेकर 10% तक जो है रेड ब्रिक वेस्ट हो जाती है। उसके बाद में इसका वजन ज्यादा होने की वजह से बड़े स्ट्रक्चर में जो है बहुत ज्यादा डेड लोड बढ़ता है, जिस वजह से बिल्डिंग की लागत बढ़ जाती है। और तो और नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा होने की वजह से मोटर का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और तो और लेबर कॉस्ट भी जो है वो ज्यादा चला जाता है, इस वजह से कॉस्ट भी अगेन बढ़ जाता है। और इसका साइज और शेप इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिल पाता जितना कि आपको डबल एसी ब्लॉक और फ्लैश ब्रिक में मिल पाता है। इस वजह से आपको प्लास्टर की थिकनेस भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, तो अगेन यहाँ पर भी कॉस्ट का फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। अब ये तो फैक्टर आ जाता है, परंतु ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जब बड़ी बिल्डिंग होती है तब। तो ये तो हो गया दोस्तों रेड ब्रिक के बारे में। अगर हम बात करते हैं फ्लैश ब्रिक के बारे में, तो फ्लैश ब्रिक जो है वो अल्टरनेट मानी जा सकती है रेड ब्रिक के लिए, क्योंकि एनवायरमेंटल पर्पस के हिसाब से फ्लैश ब्रिक को अच्छा माना जाता है रेड ब्रिक के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेस्टेज की तो वहां पर वेस्टेज कम चला जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों फ्लैश ब्रिक का सबसे मेन एडवांटेज आ जाता है
वो होता है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इस वजह से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। और तो और इसकी साइज और शेप जो है दोस्तों वो एकदम एक्यूरेट होता है, जिस वजह से प्लास्टर कम लगता है, जिस वजह से प्लास्टर की बहुत ज्यादा प्लास्टर की थिकनेस देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अच्छे से ब्रिक वर्क करते हो तो। और तो और इसमें वेस्टेज भी कम होता है और ये मोर फायर रेजिस्टेंट होती है कंपेयर टू रेड ब्रिक। ओवरऑल अगर आपको कंपैरिजन करना है रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक, तो इसमें अच्छा ऑप्शन आ जाता है आपका फ्लाई ऐश ब्रिक का, क्योंकि ये बाजी मार लेती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में, उसके बाद में वेस्टेज में, और तो और साइज और शेप के बारे में भी। तो इस वजह से अगर आपके यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की फ्लाई ऐश ब्रिक मिलती है तो ऐसे वक्त में आप फ्लाई ऐश ब्रिक की तरफ जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित होता है रेड ब्रिक के कंपैरिजन में। अब आखिर में आते हैं हम डबल एसी ब्लॉक के बारे में। जैसे कि डबल एसी ब्लॉक के बारे में होता है, इसमें सभी चीजें कम होती है, जैसे कि इसका वेट कम होता है, इसके नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होते हैं, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर कम होता है। क्या ये ब्लॉक बेकार होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एवरेज के बारे में कहा था, कुछ इसी प्रकार से होता है डबल एसी ब्लॉक के साथ, क्योंकि इसका सबसे मेन एडवांटेज यही है कि ये लाइट होते हैं। लाइट होने की वजह से जब बड़ी बिल्डिंग बनती है तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा डेड लोड नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से स्टील पे होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। इस वजह से अल्टीमेटली बिल्डिंग की कॉस्ट भी कम हो जाती है। और कॉस्ट के फैक्टर में जैसे कि हमने देखा कि डबल एसी ब्लॉक जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। इसका दूसरा रीजन ये आ जाता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होते हैं, जिस वजह से आपको मोटर कम लगता है, और तो और आपकी लेबर कॉस्ट भी कम जाती है और आपका काम जो है वो भी फास्ट तरीके से हो पाता है। और तो और सोने पे सुहागा, इसका शेप यूनिफॉर्म होने की वजह से इसको जो है आपको प्लास्टर की थिकनेस बहुत ही कम देनी पड़ती है, और कुछ जगह पे सिर्फ एक्सटर्नल प्लास्टर किया जाता है, अंदर की तरफ से डायरेक्टली जो है वो जिप्सम खींच दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर की वजह से इसकी ओवरऑल लागत जो है वो कम आती है जब हम बड़ी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे वक्त तो इसी वजह से बड़ी बिल्डिंग जो होती है वहां पर आपने खास करके देखा होगा कि वहां पर रेड ब्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। वहां पर अगर आपने देखा होगा तो फ्लाई ऐश ब्रिक या फिर डबल एसी ब्लॉक का जो है इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में दोस्तों ये कॉस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली दोस्तों डबल एसी ब्लॉक के एडवांटेज, परंतु इसके लिमिटेशन भी आ जाते हैं, जिस वजह से मैंने आपको छोटे घरों में इसको रेकमेंड नहीं किया है। क्योंकि सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका ये आ जाता है कि अगर आपकी बड़ी दीवार है तो ऐसे वक्त में आपको उसको कंक्रीट बेल्ट के जॉइंट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर क्रैक की समस्या हो सकती है। और तो और अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो वहां पर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इस डबल एसी ब्लॉक को रेकमेंड नहीं किया जाता। और अगर आप पहले दीवारें बनाते हैं उसके बाद में कॉलम कास्ट करते हैं तो ऐसे जगह पर भी आपको काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और जैसा कि पहले दीवारें बनाई जाती है उसके बाद में कॉलम कास्ट किया जाता है, तो ऐसे वक्त में पूरी तरह से कॉलम और बीम का लोड जो है डायरेक्टली जो है दीवार के ऊपर आ जाता है शुरुआती वक्त में, तो इस वजह से आपको क्रैक जो है वो दिखाई दे सकते हैं। डबल एसी ब्लॉक वहां पर इस्तेमाल करना ज्यादा कारगर साबित होता है जहां पर पहले आपका फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पहले आप अपनी कॉलम और स्लैब इन चीजों को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आप दीवारें बनाते हो। ऐसी जगह पे आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। परंतु जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहले आप दीवारें बनाने वाले हो, उसके बाद में कॉलम कास्ट करने वाले हो, ऐसी जगह पे डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और खास करके लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है। हर एक ब्रिक का अपने अपने जगह पे अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाते हैं, तो आप अपने जरूरत अनुसार अपनी ईंटों का चुनाव कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपके घर के लिए कौन सी ब्रिक सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी